फिल्म की शुरुआत एक अनजान आदमी से होती है जो एना नाम की छोटी लड़की को एक डरावनी कहानी सुनाता है, जिससे वो बहुत डर जाती है। लेकिन वो अपनी बात जारी रखता है और वाइल्डलिंग नामक एक क्रीचर का जिक्र करता है जो घर में रहता है। उसके मुताबिक यह क्रीचर बेबस बच्चों को पसंद करता है और सिर्फ डैडी के नाम से जाना जाता है। वो एना को चेतावनी देता है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए बेसमेंट से बाहर न जाए। एना उस बेसमेंट में फंसकर बड़ी होती है। वह बाहर की दुनिया को उत्सुकता से देखती है, लेकिन उसे बाहर जाने से रोका जाता है। एक दिन वह अपने पिता की बातें सुन लेती है और जैसे ही वह दरवाजा खोलने के लिए उसके पास जाती है तो उसे झटका लगता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। वह आदमी एना की जांच करता है और कहता है कि उस क्रीचर की तलाश खत्म हो गई है, लेकिन इससे उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करने के लिए माफी मांगती है और वह उसे समझाता है कि झटका उसे चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि वाइल्डलिंग को बाहर रखने के लिए है। जब एना पूछती है कि क्या वह जा सकती है, तो उस आदमी के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वह लाइट बंद कर देता है और माचिस जलाता है। धीमी और धमकी भरी आवाज में वह उससे कहता है कि उसे यह जगह कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अपने जन्मदिन पर उसे एक पालतू हैमस्टर मिलता है जो उसके अकेलेपन को दूर करने का एक प्रयास है। समय के साथ वह छोटा जानवर उसका एक दोस्त बन जाता है, हालांकि एक दिन वह उसे बेजान पाती है। यह नुकसान उसे बहुत ज्यादा प्रभावित करता है क्योंकि वह अकेला था, जिससे वह दुनिया कम खाली लगती थी। जानवर को बाहर करते समय वह आदमी उसे दिलासा देने की कोशिश करता है कि उसका दोस्त एक बेहतर जगह पर चला गया है और वह उसे जमीन में दफना देगा ताकि वह एक पौधे के रूप में दोबारा जन्म ले सके। रात के समय एना जंगल के बीच में जाग जाती है और जैसे ही वह बिस्तर से उठकर चलना शुरू करती है, उसका सामना उस क्रीचर से होता है जिसका जिक्र उसके पिता हमेशा करते हैं, जो एक बेजान शरीर को खा रहा होता है। ये सीन उसे भयभीत कर देता है, लेकिन हमें जल्द ही एहसास होता है कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था। आदमी को खून से सनी चादरें मिलती हैं और उसे एहसास होता है कि एना अब औरत बनने वाली है। वह उसे धोखा देता है, ये कहकर कि वह बीमार है और उसे ठीक होने के लिए दवा लेने की जरूरत है। उसे एक इंजेक्शन लगाता है। उसके 16वें जन्मदिन के दिन उसने देखा कि वह लगातार कमजोर होती जा रही है और इंजेक्शन का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। एना चाहती है कि उसके पिता उसे भी किसी बेहतर जगह ले जाएं, जैसे उन्होंने उसके दोस्त को ले गए थे। उसकी आंखों में उदासी झलकती है और वह इस बारे में सोचने लगता है। खैर, अगले दिन वह एक बंदूक लेकर आता है और एना पर निशाना साधता है, जो चौंक कर जाग जाती है। हालांकि वह हार मान लेता है और उसके बगल में बैठ जाता है। वह उसे अलविदा कहता है और उसे आंखें बंद करने के लिए कहता है तथा फिर सुसाइड कर लेता है। कुछ समय बाद एना को एक हॉस्पिटल में होश आता है। अपने आसपास लोगों की मौजूदगी से वह घबरा जाती है और भागने लगती है। उसे छत तक जाने वाली एक सीढ़ी मिलती है। वह तेजी से चढ़ती है और पहली बार धूप महसूस करते हुए खुशी महसूस नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है। जब वह फिर से जागती है तो खुद को बंधा हुआ पाती है और इस बार वह भाग नहीं पाती। एना की मुलाकात शेरिफ एलन से होती है, जो उसे शांत करते हुए बताती है कि पड़ोसियों द्वारा गोली चलने की शिकायत दर्ज कराने के बाद उन्होंने उसे बचाया था। एलन ने बताया कि वह स्थिति की गंभीरता के कारण उसे अस्पताल लेकर आई थी। उसने अपना परिचय दिया और लड़की का नाम पूछा। एना संघर्ष करते हुए कहती है कि उसका नाम एना है, लेकिन एक डॉक्टर उसे बीच में ही टोक देता है जो एलन से बात करना चाहता है। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें एना के सिस्टम में ल्यूपाइड की बड़ी मात्रा मिली है और चेतावनी देता है कि अगर वे एक और दिन इंतजार करते तो उसकी मृत्यु हो जाती। एलन को इस दवा के इस्तेमाल करने का कारण समझ में नहीं आ रहा है और वह जानना चाहती है कि यह दवा कैसे काम करती है। वह बताता है कि यह दवा आमतौर पर एंडोमेट्रियोसिस के इलाज के लिए दी जाती है, लेकिन यह भी बताता है कि एना में वे कंडीशन नहीं दिखती और इस इलाज का कोई कारण नहीं था, क्योंकि दवा काफी स्ट्रॉन्ग है और इसके गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। एलन पूछती है कि क्या उसे शक है कि उसे जहर दिया गया है। वह जवाब देता है कि उसकी राय में कोई उसकी मैच्योरिटी में देरी करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वे किसी भी पीरियड साइकिल की पहचान नहीं कर सके। एलन कमरे में वापस आती है और एना के पास जाती है जो डरी हुई है, लेकिन एलन उसे भरोसा दिलाती है कि वह उसे बेड़ियों से आजाद कर देगी। रिहा होने के बाद एना पूछती है कि उसके पिता कहाँ हैं। एलन ने उसे बताया कि वह बच गए हैं, लेकिन उनकी हालत गंभीर है। अगले दिन डॉक्टर एना से मिलने आते हैं और उसे बताते हैं कि अजीब टेस्ट के बाद वह ठीक हो गई है। डॉक्टर रूनी का कहना है कि वह डिस्चार्ज होने के लिए तैयार हैं और बताते हैं कि बेलिंगटन हाउस उनके लिए एक बहुत अच्छी जगह है, जहां ऐसी ही दिक्कतों का सामना कर रही लड़कियों के लिए बहुत अच्छे थेरेपिस्ट हैं। उस जगह का नाम सुनते ही शेरिफ तुरंत बीच में आती है और कहती है कि एना को उस बोर्डिंग स्कूल में रखना कोई हल नहीं है तथा इससे उसकी हालत और खराब हो जाएगी। रूनी चिढ़कर कहता है कि वह तो बस जगह के बारे में बता रहा था,
लेकिन शेरिफ जोर देती है कि उन्हें डीएनए टेस्ट के नतीजों का इंतजार करना होगा। इसी समय एना खड़ी हो जाती है और रूनी पर चिल्लाती है, शेरिफ की ओर इशारा करते हुए उसके साथ रहने की इच्छा जाहिर करती है। शेरिफ के घर जाते समय एलन बताती है कि वह तब तक एना के साथ रहेगी जब तक उन्हें डीएनए टेस्ट नहीं मिल जाता, तथा उसे बताती है कि यह उसके सभी रिश्तेदारों का पता लगाने के लिए है। तब तक वह एना के लिए जिम्मेदार रहेगी। छोटी लड़की सब कुछ जिज्ञासा और थोड़े डर के साथ देखती है, क्योंकि वह कभी बेसमेंट से बाहर नहीं निकली है। इस बीच एक अजीब आदमी एना को शेरिफ के साथ गुजरते हुए ध्यान से देखता है। कार में वह कसकर पकड़ लेती है, यह सोचकर कि यह खतरनाक हो सकता है। एलन उसे भरोसा दिलाती है कि वे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहे हैं और यह आमतौर पर तभी रिस्की होता है जब कोई शराब पीकर गाड़ी चला रहा हो। एलन के घर पहुंचने पर वह भूखी लड़की को हैमबर्गर देती है। तभी एलन का भाई रेह कूपर आता है और पूछता है कि यह नई लड़की कौन है। एलन जवाब देती है कि यह पहले बताए गए हॉस्पिटल की लड़की है। रे एना की मौजूदगी से परेशान लगता है, लेकिन वह कोई कमेंट नहीं करता और वहां से चला जाता है। एना, जो दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं जानती, पूछती है कि क्या वह एलन के पिता हैं। एलन छोटी लड़की की मासूमियत पर मुस्कुराते हुए बताती है कि रेह असल में उसका छोटा भाई है। एलन एना को वह कमरा दिखाती है जहाँ वह सोएगी और देखती है कि लड़की खिड़की से बाहर ध्यान से देख रही है और पूछ रही है कि क्या वह उसे बंद कर सकती है। एना वाइल्डिंग का जिक्र करती है, लेकिन एलन को पता नहीं होता कि वह क्या है और उसने उसके बारे में पूछा है। एना जवाब देती है कि वह बच्चों को खा जाता है और एलन हैरानी से पूछती है कि क्या उसके पिता ऐसी बातें करते थे और क्या उसने कभी इस क्रीचर को देखा है। एना कहती है कि उसने इसे सिर्फ अपने सपनों में ही देखा है। इसके बाद एलन बताती है कि वह कई जगहों पर गई है और उसने कभी इस क्रीचर के बारे में नहीं सुना है। वह एना को आराम करने के लिए कहती है और कमरे से चली जाती है। एना खिड़की बंद करने के लिए दौड़ती है और जैसे ही वह ऐसा करती है, हम देखते हैं कि खिड़की में दरार आ जाती है। इसके बाद एलन बेसमेंट में जाती है जहां एना रहती थी। वहां उसे एक क्रीचर की ड्राइंग मिलती है जो एक छोटी लड़की को खा रहा होता है और वह उससे बहुत प्रभावित हो जाती है। अगले दिन शेरिफ एना को अलमारी में सोते हुए पाती है और वह उसे नाश्ते के लिए बुलाती है। जब एना बाथरूम में जाती है तो रेह को नहाते हुए पाती है, जिससे रेह चौंक जाता है, लेकिन एना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस दिन वह रेह के साथ शॉपिंग करने जाती है। रेह शहर में रहने के लिए शिकायत करता है, ये बताते हुए कि वे उसकी बहन की नौकरी की वजह से यहाँ आए थे। फल खाते समय एना कहती है कि यह गलत है क्योंकि वह अपनी दोस्त को खा रहा है। रेह हंसता है और जवाब देता है कि हैमस्टर और इंसान पौधों से नहीं आते हैं और वादा करता है कि वह उसे दिखाएगा कि उसका जन्म कैसे हुआ। घर पर वह एक गलत वीडियो दिखाता है जिससे वह हैरान रह जाती है। एलन घर की साफ सफाई करती है और एना की चादरें खून से सनी हुई पाती हैं, जिससे उसे पता चलता है कि वह पहले से ही एक औरत है। एना कुछ एक्सेसरीज खरीदती है, लेकिन एना को समझ नहीं आता कि वे कैसे काम करती हैं। अगले दिन स्कूल में एना लड़कियों को दौड़ने की तैयारी करते हुए देखती है। जब उन्हें छोड़ा जाता है तो उसे खुद को जंगल में दौड़ते हुए देखती है, लेकिन एक अन्य लड़की उसकी दोस्त का जोश बढ़ाते हुए उसे रोक देती है। इसका फायदा उठाते हुए एना पूछती है कि लाइब्रेरी कहाँ है और लड़की उसे वहां ले जाती है। फिर उसे एक पार्टी में बुलाती है। एना को इसका मतलब समझ नहीं आता, लेकिन वह मुस्कुराती है और अलविदा कहती है। लाइब्रेरी में वह ऑरोरा बोरेलिस पर रिसर्च कर रही है, जहां वह मोहित हो जाती है और एक अजीब सा कनेक्शन महसूस करती है। उस छोटी लड़की के बारे में कुछ अलग लगता है क्योंकि उसकी सुनने की शक्ति बहुत तेज हो जाती है, तथा उसे लड़कियों के एक ग्रुप से गंदे कमेंट्स सुनने को मिलते हैं, जिसमें कहा जाता है कि उसके पिता ने उसे गंदे काम करने के लिए बेसमेंट में बंद कर दिया था। गुस्से में पलटकर एना तीनों लड़कियों को डराती है और उन्हें वहां से जाने पर मजबूर कर देती है। इसके बाद एना को पता चलता है कि रेह को 2 लड़कों ने एक कमरे में बंद कर दिया है और उसे परेशान किया जा रहा है। हालांकि उसे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। वे रेह को जाने देते हैं, लेकिन वह उन्हें पागल कहता है, जिससे वे गुस्सा हो जाते हैं और उनमें से एक रेहा के पेट में घूंसा मार देता है, तथा यह देखकर लड़की उसे बचाने का फैसला करती है और लड़कों में से एक पर वार करती है। अब दोनों घर लौट आते हैं और एलन एना के कमरे में एक पीली ड्रेस छोड़ने जाती है। फिर जंगल में घूमते हुए एना को एक हिरण दिखता है और वह अपने आप उसका शिकार करना शुरू कर देती है, जैसे कि वह कोई जंगली जानवर हो। हालांकि उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि शहर का वही अजीब आदमी उसे देख रहा है जो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। हिरण का पीछा करते समय एना को वह आदमी जल्दी से रोक लेता है, जो उसे इलाके में बिछाए गए जालों के बारे में चेतावनी देता है। खैर, अब स्कूल में एना रिसर्च करती है कि जंगली जानवर कैसे शिकार करते हैं और अपने नाखूनों पर काले निशान देखती है, जिससे वो उत्सुक हो जाती है। बाद में जब एलन बेसिक केयर सिखाती है तो वह बताती है कि डीएनए टेस्ट से साबित हुआ है कि गैब्रियल हैंसन उसके असली पिता नहीं है, लेकिन एना अभी भी जानवरों के बारे में सोच रही है, इसलिए ध्यान नहीं देती। एलन उसे असलियत में वापस लाती है तथा इस बात पर जोर देती है कि राज्य एना को हमेशा के लिए उनके साथ रहने की इजाजत नहीं देगा
और एलन उसे एना के असली माता पिता की तलाश शुरू करनी होगी। खैर, रात में एना आसमान में तारे देख रही होती है। तभी रे आता है और पूछता है कि क्या वह एग्जाम की तैयारी कर रही है। सवाल को नजरअंदाज करते हुए एना पूछती है कि क्या उसने कभी ऑरोरा बोरेलिस देखा है। रे जवाब देता है कि उसने नहीं देखा है क्योंकि वह बहुत दूर है, लेकिन वह इसे देखना पसंद करेगा। इससे एना को खुशी की एक चमक मिलती है जो उसे एक जंगली जानवर की तरह सूंघना शुरू कर देती है, जिससे रेहा हैरान रह जाता है। तभी एक अजीब सी आवाज सुनकर और शहर से आती तेज रोशनी को देखकर वह रेह से पूछती है कि इसका क्या मतलब है। वह कहता है कि शायद जेन एक पार्टी कर रही है। तभी उत्साहित एना बताती है कि जेन उसकी दोस्त है। जब शेरिफ काम से लौटती है और उन्हें जाते हुए देखती है तो एना उसे बताती है कि वे एक पार्टी में जा रहे हैं। वहां पहुंचने पर एना हर चीज को उत्सुकता से देखती है। हर कोने को ऐसे देखती है जैसे वह कोई नई जगह हो। बाद में कुछ पीते समय रे हल्के और सावधानी से कहता है कि उसे नशे से बचने के लिए धीरे धीरे पीना चाहिए। वे एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद एना अपने होंठों पर खून देखती है और बाथरूम की ओर चली जाती है। रेहा उसके पीछे आता है और एना खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है और खून थूकने लगती है। उसे पता चलता है कि उसका एक दांत गिर गया है। अपने मुंह के बाकी हिस्से को चेक करते हुए उसे पता चलता है कि एक और दांत भी निकल आया है, जिससे वह डर जाती है। इसी बीच रेह आता है और उसे घर जाने के लिए कहता है। घबराहट में एना बाथरूम की खिड़की से भागने का फैसला करती है और जैसे ही वह बाहर निकलती है वह देखती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह जंगल से भागने लगती है जहां उसे गुर्राने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। तभी अचानक एक क्रीचर उस पर हमला करता है जो उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश कर रहा होता है। जब उस पर हमला होने वाला होता है तो एना उस क्रीचर की गर्दन पर काट लेती है, जिससे वह मर जाता है। आखिर में पता चलता है कि यह वह लड़का था जो रेहा के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। एना को अपने की का एहसास होता है, इसलिए वह जंगल में और आगे जाने का फैसला करती है। आगे उसे एक घर मिलता है और अंदर जाने पर उसे पता चलता है कि यह वही जगह है जहां उसने अपना बचपन बेसमेंट में कैद होकर बिताया था। अपने पुराने घर को याद करते हुए एना फिर से बेसमेंट में जाती है, जहां वह अपने बिस्तर पर लेट जाती है और उस लड़के के बारे में अपने के पर सोचती है तथा अपने पिता की बातों के बारे में सोचती है। अब उसे समझ आता है कि उसके पिता उसे उस क्रीचर से नहीं बचा रहे थे, बल्कि यह पक्का कर रहे थे कि वह किसी को चोट न पहुंचाए। अगले दिन वह अपने शरीर से सारा खून धोने के लिए नहाती है और अपने पिता के कपड़े पहनती है तथा शेरिफ के घर वापस जाने लगती है। रास्ते में शहर के लोग उसे शक की निगाह से देखते हैं जब तक कि एलन उसे ढूंढ नहीं लेती। एलन एना से पिछली रात की घटना के बारे में बात करने की कोशिश करती है और पूछती है कि उसने उसे जो ड्रेस दी थी वह कहाँ है। एना जवाब देने से मना कर देती है, लेकिन उसी समय कोई दरवाजा खटखटाता है। लेकिन जब एलन दरवाजा खोलने के लिए उठती है तो हमें एना की चुप्पी का कारण पता चलता है। वह एक और दांत थूक देती है। दरवाजा खोलने पर एलन को ऑफिसर रोजर मिलता है, जो उसे बताता है कि रिचर्ड फुलर ने फोन करके बताया कि उसका बेटा लॉरेंस गायब है। रोजर का कहना है कि लड़का भी पार्टी में गया था और किसी ने उसे जाते हुए नहीं देखा। वह एना पर शक की नजर डालता है, जो पकड़े जाने के डर से तुरंत नजरें फेर लेती है। शेरिफ को स्थिति समझ में आती है और वह कहती है कि वह मामले को संभाल लेगी, जबकि रोजर परेशान होकर चला जाता है। कमरे में एना अपने नाखून पेंट कर रही होती है। तभी एलेन उससे पूछताछ करने आती है और पूछती है कि क्या उसने लॉरेंस के साथ कुछ किया है। एना जवाब देने से मना कर देती है, जिससे एलेन बहुत चिढ़ जाती है। इसी समय रे आता है और कहता है कि वह उससे अकेले में बात करके पता लगाने की कोशिश करेगा कि क्या हुआ था। जब वे अकेले होते हैं तो रे कहता है कि वह उस खून के बारे में नहीं बताएगा जो उसने देखा था और एना के मुंह की जांच करने के लिए कहता है। ऐसा करने पर वह यह देखकर चौंक जाता है कि एना के कई दांत नहीं हैं और डर कर कमरे से बाहर भाग जाता है और एलेन को बुलाता है और कहता है कि उन्हें एना को हॉस्पिटल ले जाना है। वह उनकी मदद नहीं चाहती और जंगल से अकेले ही चलकर भागने का फैसला करती है। रात में वह एक घर पर चढ़ जाती है और शहर को देखती है। उसे लगता है कि वह वहां की नहीं है और हमेशा के लिए वहां से जाने का फैसला कर लेती है। जंगल में घूमते हुए एना उसी आदमी से मिलती है जो पहले आया था, जो उसे मांस का एक टुकड़ा देता है और उसका म्यूटेशन चेक करने के लिए उसके पास आता है। वह कहता है कि उसका इंतजार कर रहा था और बताता है कि वह अपने जैसे और लोगों को ढूंढ रहा है। एना को देखते हुए वह पूछता है कि क्या वह जानना चाहती है कि उसकी माँ कहाँ है और उसे एक गुफा में ले जाता है जहाँ एना को अपने जैसे कई जीवों की हड्डियां मिलती हैं। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि उसके दत्तक पिता गैब्रियल भी एक शिकारी थे। एना की मां को मारने के बाद उसे पता चलता है कि उस जानवर का एक बच्चा है और वह उसे मारने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकता। उसके साथी उससे पूछते हैं कि क्या उसने आखिरी जानवर को मार दिया है और वह जवाब देता है कि वे एना की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सभी को खत्म करने में कामयाब रहे। फिर उसे गैब्रियल के साथ बिताए पल याद आते हैं और वह उससे हॉस्पिटल में मिलने का फैसला करती है। कमरे में पहुंचने पर वह उसका सामना नहीं कर पाती और फिर से उस जगह से भाग जाती है। एलन फोरेंसिक तस्वीरों को एनालाइज करती है जहां एना की ड्रेस बॉडी के बगल में है।
वह डॉट्स को जोड़ती है और बेसमेंट में मैकोब की ड्राइंग को याद करती है तथा एना के मॉन्स्टर होने की संभावना से डर जाती है। एना शेरिफ के घर लौटती है और उसे गले लगाने के लिए दौड़ती है। उसी समय एलन की नजर लड़की के बड़े बड़े पंजों पर जाती है। वह जल्दी से उसे पकड़ने के लिए अपनी हथकड़ी का इस्तेमाल करती है। तभी रेह आता है और पूछता है कि क्या हो रहा है। एलन बताती है कि उसे पास में एक जवान आदमी की बॉडी और एना की ड्रेस मिली है, जिसके बाद उसे पुलिस चौकी ले जाया गया, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। एलन एना की बात सुनना चाहती है, लेकिन लड़की धोखा महसूस करते हुए बोलने से मना कर देती है। जब एना आईने में देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके दांत भी अपनी माँ की तरह नुकीले निकल रहे हैं। उसे एक व्यक्ति मिलता है। वह सोचती है कि यह शेरिफ है, लेकिन कुछ अलग महक आने पर उसे पता चलता है कि यह गैब्रियल है। उसके दत्तक पिता ने उसे बताया कि वह उसे अपने साथ रहने के लिए ले गया था तथा उसने जैस्पर नामक एक कुत्ते का भी जिक्र किया, जो गुस्से में आकर गैब्रियल को काट लिया, जिसके कारण उसे उसकी कुर्बानी देनी पड़ी। वह बताता है कि उसने सभी वाइल्डलिंग्स को खत्म करने की कसम खाई थी, लेकिन नाकाम रहा, जिसके कारण उनके कुत्ते की जान चली गई। गैब्रियल एना को एक जानलेवा इंजेक्शन देता है और उसे एक बेहतर जगह ढूंढने के लिए कहता है। ऑप्शन पर सोचते हुए एना सवाल करती है कि उसने उसे क्यों नहीं बताया कि वह एक वाइल्डलिंग है, और गैब्रियल जवाब देता है कि वह उसे छोड़ना चाहता था। एना यह जानने पर जोर देती है कि वह उसे क्यों बचाना चाहता था, और वह मानता है कि यह एक गलती थी। अगले दिन एलन एना के लिए साफ कपड़े लाती है और उसे बिस्तर के नीचे पाती है। एना उस पर हमला करती है और भागने से पहले उसे सेल में बंद कर देती है। बाहर आकर वह रेह को स्क्वाड कार में पाती है और भागने में मदद मांगती है। रेह मान जाता है, लेकिन पूछता है कि वे कहाँ जा रहे हैं। एना बताती है कि वे नॉर्दर्न लाइट्स की तरफ जाना चाहती है। रेह उसे चेतावनी देता है कि यह पागलपन है, क्योंकि वह एक भगोड़ा है। एना जवाब देती है कि वह एक वाइल्डलिंग है और उसे वहां जाना है। रेह कार रोककर समझने की कोशिश करता है, लेकिन एना जंगल की तरफ चली जाती है। वह उसका पीछा करने का फैसला करता है और दोनों जंगल में घूमना शुरू कर देते हैं। एक समय पर एना ठंडी नदी में नहाती है, जबकि रेह हिचकिचाता है। उस रात दोनों एक कैंप फायर के पास साथ होते हैं। रेह कहता है कि उसने गीले कपड़े पहने हैं, इसलिए वह बीमार पड़ सकती है, और उसे गर्म करने में मदद करने के लिए उसके पास जाता है। जैसे जैसे वे पास आते हैं, टेंशन बढ़ती है, जिसके कारण एक किस होता है और एना रेह के साथ अपना पहला अनुभव करने का फैसला करती है। इस बीच रॉजर गैब्रियल को ढूंढता है और उसे एना का शिकार करने के लिए दूसरों को इकट्ठा करने के लिए कहता है, लेकिन गैब्रियल गुस्से में आ जाता है और लड़की के भागने देने के लिए रॉजर को दोषी ठहराता है। अगले दिन एना रेह के बगल में उठती है और महसूस करती है कि उसके नाखून अजीब तरह से बढ़ गए हैं। रेह देखता है कि यह इतना बुरा नहीं है जिनका वे सामना कर रहे हैं। वे ऑरोरा बोरियालिस की ओर निकल पड़ते हैं। पुलिस और शिकारी खूनी कुत्तों के साथ उनका पीछा कर रहे थे। कुत्तों की मौजूदगी का एहसास होने पर एना रेह से तेजी से चलने को कहती है। जब वे एक खुले मैदान में पहुंचते हैं तो शिकारी उन पर हमला करके फायरिंग शुरू कर देते हैं। रेह को गोली लग जाती है और वे दोनों जंगल से भागने की कोशिश में झुक जाते हैं। हालांकि वे खुद को एक चट्टान के सामने पाते हैं और शिकारियों के आने की आवाजें सुनते हैं। हताश होकर एना रेह को धक्का देती है और फिर उसके पीछे कूद जाती है। वे दोनों पानी में गिर जाते हैं। कुछ देर के लिए खुद को बचा पाते हैं। रेह उन्हें एलन के पास वापस जाने का सुझाव देता है, क्योंकि वह मदद कर सकती है, लेकिन एना नहीं मानती। टूटे हुए दिल के साथ रेह अपनी प्रेमिका को अकेले जाते हुए देखता है। जंगल में एलन उन दोनों को ढूंढना जारी रखती है और आखिरकार रेह को ढूंढ लेती है। उससे पूछती है कि उसे किसने गोली मारी, लेकिन वह जवाब देता है कि उसे नहीं पता। एलन को यह जानकर दुख होता है कि एना ने जाने का फैसला कर लिया है। इस बीच एना खाने की तलाश में शिकार करने की कोशिश करती है, लेकिन हिरण को पकड़ नहीं पाती और बारिश होने की वजह से छिपने का फैसला करती है। गैब्रियल और दूसरे शिकारी पास में ही एना को ढूंढ रहे हैं। शिकारी की मौजूदगी का एहसास होने पर एना मिट्टी से खुद को छिपा लेती है। आदमियों को उसके बालों का एक टुकड़ा मिलता है और वे खोज जारी रखते हैं, इस बात से अनजान कि वह उनके ऊपर है। घटना को 3 महीने बीत जाते हैं, लेकिन शिकारी अभी भी एना को ढूंढ रहे हैं, जो अब ज्यादा से ज्यादा जानवर की तरह बर्ताव करती है और जंगल में घूमती रहती है। रेह घर लौटते हुए रोजर को गैस के डिब्बे भरते हुए पाता है। वह अपनी बहन को फोन करके हालात के बारे में बताता है और कहता है कि रोजर उनके साथ है। उसे पकड़ने की नई कोशिश में एना लड़ने का फैसला करती है और हमलावरों पर हमला करती है। उनमें से एक को मार देती है। एलन शिकार की जगह पर पहुंचती है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। रोजर के वापस आने से पहले एना एक और आदमी पर हमला कर देती है, लेकिन फिर भी वह उसे ढूंढ नहीं पाते। इस बीच एना एक और शिकारी को अपने जाल में फंसा लेती है और एलन को जल्द ही उस आदमी की बॉडी मिल जाती है। जब वह और पुलिस बुलाने वाली होती है तो रोजर पीछे से हथियारों के साथ आता है और उसे अपने हथियार जमीन पर रखने का ऑर्डर देता है। एलन मान जाती है
और रॉजर कहता है कि उन्हें उस लड़की को पनाह नहीं देनी चाहिए थी। जैसे ही वो बोलना खत्म करता है, एना पीछे से आती है और उसे तुरंत मार देती है। लगभग पूरी तरह बदल चुकी एना एलेन का ध्यान खींचती है, जो अपनी बंदूक निकालकर उस पर तान देती है। एना अपना पेट दिखाती है और कहती है कि उसे एलेन से एक भतीजी होने वाली है, जिससे उसे भागने का समय मिल जाता है। शिकारी एना को भागने से रोकने के लिए पूरे जंगल को जलाने का फैसला करते हैं, जिससे उसके चारों ओर आग का घेरा बन जाता है। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन आग उसे घेर लेती है और वह उस गुफा के पास छिप जाती है जहां उसके माता पिता मारे गए थे। धुआं का उस पर असर होने लगता है और वह आखिरकार बेहोश हो जाती है। कुछ घंटों बाद एना जाग जाती है और अपने बच्चे को बचाने के लिए हिम्मत जुटाती है और किसी तरह गुफा में घुस जाती है। उसी समय गैब्रियल द्वारा चलाए गए ट्रैंक्विलाइजर से उसे गोली लग जाती है, जिससे वह बेसुध होकर जमीन पर गिर जाती है। गैब्रियल उसके पास आता है और कहता है कि उसके लिए एक नई चीज है और वह बच्चे को निकालने के लिए उसका पेट काटना शुरू कर देता है। जब वह ऐसा करने ही वाला होता है तो एना किसी तरह हिल जाती है और गैब्रियल की मशाल से उसे जला देती है और इस तरह बच निकलती है। गैब्रियल अलर्ट रहता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एना जल्द ही फिर से आती है और उसे मार देती है, बेहोश होने से पहले जोरदार दहाड़ती है। जब वह जागती है तो उसे एहसास होता है कि पहले वाला अनजान आदमी उसकी देखभाल कर रहा है और उसे ज्यादा आराम महसूस होता है। अगली सुबह फायर फाइटर आते हैं और आग बुझाने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि एलेन और रे एना को ढूंढते हैं। उसी समय उन्हें नदी के दूसरी तरफ एना दिखाई देती है, लेकिन वह जल्द ही दूर चली जाती है। फिल्म एना के बच्चे को जन्म देने और ऑरोरा बोरियालिस तक पहुंचने के साथ खत्म होती है, जिससे उसका बचपन का सपना पूरा होता है।